जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को नीट बायोलॉजी की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में नीट और अदर मेडिकल एग्जाम में आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक प्राणी वे होते हैं जिनके। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कुछ कोशिकाओं में वाह्य डीएनए होता है, दूसरा है सभी कोशिकाओं में वाह्य डीएनए होता है, तीसरा है सभी कोशिकाओं में वाह्य आरएनए होता है और लास्ट ऑप्शन है कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए दोनों ही होते हैं। तो आपको बता दें कि जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं वह निषेचित अंडे या भ्रूण में जीन या डीएनए के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होते हैं और इनका उपयोग दवाइयाँ बनाने तथा अधिक उपज वाली फसल उगाने या फिर अधिक दूध ऊन देने वाले मवेशियों के विकास में किया जाता है। और जितने भी ट्रांसजेनिक प्राणी होते हैं उनके सभी कोशिकाओं में वाह्य डीएनए होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सभी कोशिकाओं में वाह्य डीएनए होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी जीव में एक या दो जीनों को प्रवेश कराना जो कि उसमें नहीं पाए जाते हैं या कृत्रिम विधियों से प्रजनन द्वारा न हो, उनका विलोपन कराना किसके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आणविक जीव विज्ञान, दूसरा है कोशिका अनुवांशिकी, तीसरा है अनुवांशिक संकरण और लास्ट है जीनी अभियांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी जीव में एक या दो जीनों का प्रवेश कराना, वो भी कृत्रिम विधियों द्वारा, कहलाता है जीन अभियांत्रिकी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपको बता दें कि जीनी अभियांत्रिकी को जीन मैनिपुलेशन का विज्ञान भी कहा जाता है और यह आणविक जीव विज्ञान का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव के डीएनए में परिवर्तन करके या फिर उसके जीन में परिवर्तन करके उसके आने वाली नस्लों को सुधार सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन विदेशीय भारतीय मछली है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कतला कतला, दूसरा है हेट्रोन्यूरेटेस फोसिलिस, तीसरा है साइप्रेरियन कार्पियो और लास्ट है लिवियो रोहिता। आपको बता दें कि कतला कतला व लेवियो रोहिता दो मीठे पानी की भारतीय मछलियां हैं, जबकि हेट्रोन्यूस्टेस कैटफिश और साइप्रिनस कार्पियो ये दोनों विदेशी जातियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइप्रिनस कार्पियो दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में दिया है कोई और जाति दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुवांशिक इंजीनियर्ड यानी कि अभियांत्रिकी जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं। आपको बता दें कि 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसने कि दो डीएनए श्रृंखलाएं तैयार की जो कि ए व बी इंसुलिन श्रृंखला के समान थी। इन्होंने इन दोनों श्रृंखलाओं को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इसकी ढेर सारी कॉपियां तैयार की और इस प्रकार से मानव इंसुलिन अनुवांशिक इंजीनियर्ड जीवाणु द्वारा तैयार किया गया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मानव इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीनी अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है इंडोन्यूक्लियस जैसे कि डीएनए फर्स्ट से हम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है जीवाणुओं द्वारा परिष्कृत रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है और लास्ट ऑप्शन है जीवाणुओं में पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से समझी जा चुकी है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन बताना है कि जीन अभियांत्रिकी संभव क्यों हुआ। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे प्राप्त किया गया था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और यह एक ऐसा एंजाइम है जिससे कि हम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट सकते हैं। इसलिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को विज्ञान जगत की कैंची भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी जिसको विश्व भर में प्रशंसा मिली थी। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चांस जो कि एक सांड था, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉली जो कि एक भेड़ था, ऑप्शन सी है माली जो कि एक भेड़ था और लास्ट ऑप्शन है पोली जो कि एक भेड़ था। तो यहाँ पर बता दें आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है डॉली।
तो सबसे पहले प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी तैयार किया गया था, वो था डॉली नाम का एक भेड़, जिसे कि विल्मट और उनके साथियों ने 1997 में रोसलिन संस्थान जो कि स्कॉटलैंड में है वहाँ पर विकसित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा के लिए क्या सत्य है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन इतने लंबे हैं। मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ये प्रतिरक्षी माता पिता से किसी एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। तो पहले तो आपको बता दें कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है सबसे पहले चूहे में प्रवेश कराकर बनाया गया था और कुछ समय पश्चात इसमें प्रतिरक्षा उत्पादन करने वाली जो प्लीहा कोशिकाएं थी उन्हें अलग कर लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राणी कोशिका संवर्धन तकनीक का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है खाद्य यानी खाने योग्य प्रोटीन के लिए, दूसरा है इंसुलिन के लिए, तीसरा है इंटरफेरॉन्स के लिए और चौथा है वैक्सीन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, वैक्सीन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एलिसा जो एक टेस्ट है का प्रयोग विषाणुओं को पहचानने के लिए किया जाता है, इसमें मुख्य अभिकर्मक कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आरएनएज, दूसरा है क्षारीय फास्फेटेज, तीसरा है केटालेज और लास्ट है डीएनए परीक्षण। तो आपको बता दें कि जो एलिसा टेस्ट है यह एक तकनीक है जिसमें कि एंजाइम की सहायता से प्रतिरक्षी अथवा प्रतिजन की कितनी भी भाग का मापन किया जा सकता है और इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम है क्षारीय फास्फेटेज तथा परऑक्सीडेज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्षारीय फास्फेटेज जो कि राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीआई प्लाज्मिड का उपयोग प्रायः ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है, यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, दूसरा है लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में राइजोबियम में, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम में और चौथा है ईस्ट जिसमें कि 2 मिली माइक्रोन प्लाज्मिड के रूप में होता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि टीआई प्लाज्मिड किससे विकसित किया गया है। तो टीआई का मतलब मैं आपको बता दूं, टीआई का मतलब है ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये जो ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये तैयार किया गया था एग्रोबैक्टीरियम से, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। वही हम बात करें एजेटोबैक्टर की, तो एजेटोबैक्टर क्या है? एजेटोबैक्टर मुक्त रूप से रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। और वहीं बात करें हम राइजोबियम की, तो राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड के रूप में पूछा हुआ है कि किससे प्राप्त होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एग्रोबैक्टीरियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है श्वेत क्रांति से, दूसरा है हरित क्रांति से, तीसरा है पीली क्रांति से और लास्ट है नीली क्रांति से। आपको बता दें कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये संबंधित है हरित क्रांति से और इसके योगदान के लिए इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपके राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका प्रारूप तैयार करने में बैसिलस थुरिनजिनेसिस यानी कि बीटी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जैव उर्वरक के रूप में, दूसरा है जैव धात्विक तकनीक के रूप में, तीसरा है जैव तात्विक प्रक्रिया में और लास्ट है जैव कीट प्रतिरोधी पौधों के रूप में। तो आपको बता दें कि जिन पौधों में बीटी जीन पाया जाता है और ये बीटी जीन मिलता किससे है? बैसिलस थुरिनजिनेसिस से, ठीक है। तो बीटी जीन पाया जाता है इन पौधों का उपयोग जैव कीट प्रतिरोधी पौधे उगाने में किया जाता है, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। तो बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसे हाल के दिनों में कीटों तथा खासकर बालवॉर्म नामक कीट से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कीट प्रतिरोधकता, दूसरा है लाइसिन की उच्च मात्रा, तीसरा है प्रोटीन की उच्च मात्रा और लास्ट है विटामिन ए की उच्च मात्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विटामिन ए की उच्च मात्रा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
तेल अधिप्लाव यानी कि तेल के रिसाव के जीवोपचार या कह सकते हैं बायोडिग्रेडेशन में सफलतापूर्वक उपयोग में लाए जाने वाले अनुवांशिक इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है। तो आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है कि जो समुद्र में तेल रिसाव होता है तो उस तेल रिसाव को पचाने के लिए हम किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें कि आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिन्होंने कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सीडोमोनास पुटिडा से तेल फैलाव यानी कि जो समुद्रों पर तेल फैलाव हो जाता है लीकेज की वजह से, उसको नष्ट करने की तकनीक को विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सीडोमोनास। और आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो पूरा नाम है सीडोमोनास पुटिडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, मवेशियों के क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे की माता गौ के गर्भाशय से निकालकर। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उसकी 8 कोष की अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है यानी कि कल्चर किया जाता है। इसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित या फिर कह सकते हैं ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ये हमारा आज का पहला पार्ट है। यदि आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।